जब कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, जब हमारी सीमाएं लहूलुहान होती हैं, तब कुछ चेहरे खड़े होकर पड़ोसी धर्म निभाने की वकालत करते हैं। जब सेना सख्त कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई मत करो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इन्हीं नामों में से एक हैं। एक तरफ उन्हें कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति का चेहरा माना जाता है, तो दूसरी तरफ उनके बयान अक्सर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ जाते हैं। आज हम उनके हालिया बयान, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई दोबारा न होने की उम्मीद जताई और पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात कही, से लेकर उनके 50 साल के राजनीतिक सफर और भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का एक गहन विश्लेषण करेंगे। हाल ही में दिल्ली और नौगाम में हुए आतंकी विस्फोटों के बाद फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया। उन्होंने आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां फिर नहीं होनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब का तर्क था कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे 18 लोग मारे गए और हमारी सीमाएं कमजोर हुईं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कथन को दोहराया कि दोस्त बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। इसलिए भारत और पाकिस्तान को रिश्ते सुधारने चाहिए। यह बयान तब आया है जब देश आतंकवाद से जूझ रहा है और सेना सख्त कार्रवाई पर जोर दे रही है। यह पहली बार नहीं है जब अब्दुल्ला ने संकट के समय बातचीत की वकालत की हो, लेकिन इस बार उनका यह कहना कि सैन्य कार्रवाई से कोई लाभ नहीं हुआ, कई सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान के निरंतर आतंकवाद के बीच बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? और क्या देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर पड़ोसी धर्म निभाना सही है? फारूक अब्दुल्ला की राजनीति को समझने के लिए उनके इतिहास पर नजर डालनी जरूरी है। वह शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने 1982 में अपने पिता की विरासत संभाली। वह 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी राजनीतिक विचारधारा हमेशा से ऑटोनॉमी और कश्मीरियत के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन भारतीय संघ के भीतर। हालांकि समय समय पर उनके बयान विवादों को जन्म देते रहे हैं। 2015 में उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। यह बयान सीधे तौर पर भारत की संसद के संकल्प का खंडन करता है। अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने कहा था कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कश्मीरी मुसलमान हैं, जो उनके धार्मिक कार्ड खेलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि देश के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जिम्मेदार थे। उनके ये बयान उनकी एक ऐसी छवि बनाते हैं जहां वह खुद को भारतीय संघ का हिस्सा बताते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों पर जोर देने की बात आती है तो उनके स्वर पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ सहानुभूति जताते दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों पर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, तो फारूक अब्दुल्ला ने इसे खुफिया तंत्र की नाकामी बताया था। उन्होंने कहा था कि 50 गाड़ियों में 2500 जवान जा रहे हों और हमला हो जाए, यह इंटेलिजेंस की बड़ी चूक है। सबसे विवादास्पद यह था कि उन्होंने हमले के लिए सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही निकल सकता है, जबकि उस समय पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। उनका यह बयान आतंकवाद को उसकी जड़ से खत्म करने की बजाय केवल बातचीत पर जोर देता दिखा। मुंबई में 26 नवंबर के हमले के बाद जब भी कड़ी कार्रवाई की बात हुई, अब्दुल्ला ने सावधानी बरतने की सलाह दी। हाल ही में जब मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया, तो उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई तो दी, लेकिन तंज कसते हुए कहा, मेरी बधाई कि वो कम से कम किसी को तो वापस ला पाए। वे काला धन भी वापस ला रहे थे, उसका क्या हुआ? फारूक अब्दुल्ला के बयानों में एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। वह एक ओर आतंकवाद की निंदा करते हैं और कहते हैं कि इन आतंकवादियों ने उनका जीना हराम कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर वह पाकिस्तान पर सीधे दोष डालने और सेना की कड़ी कार्रवाई का हमेशा विरोध करते हैं। उनके बयान हमेशा कश्मीरियों के प्रति देश में फैले अविश्वास और प्रताड़ना का जिक्र करते हैं। यह एक तरह का सहानुभूति कार्ड है, जिससे वह घाटी के स्थानीय लोगों की भावनाओं को भुनाना चाहते हैं।
उनका मानना है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि आतंक और बातचीत एक साथ कैसे संभव है? क्या उस देश से बात करनी चाहिए जो लगातार भारत में घुसपैठ और हमले करवा रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अब्दुल्ला के लिए यह एक राजनीतिक मजबूरी है। चूंकि वह जम्मू कश्मीर की राजनीति में टिके हुए हैं, उन्हें अलगाववादियों और चरमपंथियों के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि वह घाटी में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखें।